गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पुष्पा झा, आपकी विज्ञान शिक्षिका, आज आपके समक्ष कार्बन और उनके यौगिक इस विषय को पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगा, ये ऐसा मुझे लगता है। आज की दुनिया जो है यह कार्बन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये यौगिक इसके संश्लेषित करके आज पूरी दुनिया में कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक मिलते हैं। यह अधातु है, यह आपने जब मेटल नॉन मेटल कर रहे थे तब देखा था। तो आज इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अपने घर में कई प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो आप मेटल्स, धातु और मिट्टी और शीशा, इन सब की सामग्रियों को छोड़कर अन्य सारी सामग्रियों को कलेक्ट करेंगे और एक सूची बनाएंगे, जिसमें सर्वप्रथम आप भोजन पदार्थ जैसे मुख्य जो हम लोग खाते हैं, जैसे चावल, दाल, चीनी, घी, मध, इस तरह से आप कलेक्ट करेंगे और उसका एक जगह में जमा कर करके रखते जाएंगे। फिर नेक्स्ट आप देखें तो ये भोज्य पदार्थ हो गए। इसके बाद देखिए ये कागज़ है, पेपर, रुई है, कॉटन जिसको कहते हैं रुई, इसका कपड़ा देखिए ये कॉटन है। यहाँ सिल्क का एक टुकड़ा मैंने रखा है और यहाँ जूट का एक बैग का थोड़ा सा एक पीस काट कर मैंने रखा है। ये नारियल का रस्सी है, ये नायलॉन का रस्सी है और यह ऊन का एक दस्ताना है। इसके बाद आगे बढ़ें, देखिए ये कोयले का एक टुकड़ा लिया है। यहाँ एक छोटा लकड़ी का गोल सा एक चक्की टाइप से है। इसके बाद एक मोमबत्ती लिया गया है। फिर आप देखें ये कपूर है। इसके आगे आप देखें ये दवाई है, एस्पिरिन है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये एस्पिरिन है। और फिर आप आगे बढ़ें, ये रंग है जो हम लोग खेलते हैं या कोई चीज़ को डाई करना हो तो ये डाई है। और ये नील है, नील हम लोग अब सफ़ेद कपड़ों में डालते हैं, तो यहाँ ये थोड़ा सा नील लिया हुआ है। इसके बाद ये साबुन है और यहाँ खाने वाला सोडा है। और भी बहुत सारी चीज़ों को आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस तरह की चीज़ें ली है जिसमें आप भोज्य पदार्थ, पेपर और टेक्सटाइल मटेरियल्स और कोयला, लकड़ी, मोमबत्ती, कैम्फर जो है वह सुगंध के लिए है, एस्पिरिन आपके लिए रोज़मर्रा की जो थोड़ी सुस्ती होती, तबीयत खराब, उसके लिए, खाने वाला सोडा जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम, ये साबुन है तो इसकी भी आगे आप पढ़ाई करेंगे। और ये रंग है, डाइज़ है। तो इस तरह से आप अपने घर में कलेक्ट करके अपने शिक्षक को दिखाएंगे और इसको कैटेगरीज़ में बांटेंगे। तो आइए अब हम इसकी कैटेगरीज बनाते हैं। तो ये सर्वप्रथम ये भोज्य पदार्थ हैं, जिसमें देख रहे हैं कि ये 3 हमें प्लांट से मिले हैं और ये घी जंतु और ये जो है मध, मधुमक्खी का कीड़ा। यहाँ पेपर इंडस्ट्री बैम्बू ट्री से मिलता है। ये रुई का तो पौधा होता है, यह कॉटन है, सिल्क का कीड़ा होता है, जूट भी पौधा है और नारियल आप लोग सब देखे ही हैं। ये नायलॉन संश्लेषित है और ऊन जो है वो भेड़ के स्किन पर से निकाला जाता है। कोयला नीचे ज़मीन में बहुत ही हज़ारों बरस से जो पेड़ दब गए तो वो धीरे धीरे कोयले में परिणत हुए। ये है, यह सीधी लकड़ी है। यह मोमबत्ती है जिसका उपयोग आप देखे होंगे कि जो मधुमक्खी है वो अपने आसपास एक हनीकॉम्ब बनाती है और उसके अंदर मध को कलेक्ट करती है। तो वैक्स जो है यह बहुत ही प्राकृतिक रूप से भी होता है और हम लोग इसको संश्लेषित भी करते हैं। ये कैम्फर है, यानी कि कपूर का बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है, उसमें से ये कपूर निकाला जाता है।
यहाँ ये दवाई है, ये भी हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। और फिर रंग है, रंग भी ये नील का तो बहुत ही हिस्टोरिक हमारे लिए कहानी है। तो ये सब पेड़ से ये डाइज प्राप्त होते हैं जिनको संश्लेषित किया जाता है। साबुन भी जो है वो तेल में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो यह साबुन बन जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में भी कार्बन है, तो यह भी हमें प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से। इस तरह से आप इसको सूचीबद्ध करेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होती है। ये सभी जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखलाई, इसमें कार्बन मुख्य पदार्थ है। अभी हम लोगों ने जो सामग्री देखी उसको एक सूचीबद्ध करेंगे। तो सर्वप्रथम भोजन, फूड, फिर ईंधन, फ्यूल, कपड़े, कागज़, दवाई, रंग, खुशबू जैसे कपूर लिया था, और परफ्यूम सब भी इसके अंदर आते हैं। विषैले पदार्थ, साबुन एवं अपमार्जक, यहाँ मैंने साबुन आपको दिखाया था, डिटर्जेंट, और खाने वाला सोडा, यह प्राकृतिक रूप से भी मिलता है, और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये सब मिलता है। और इसके ये इन सारी चीज़ों में मैंने देखा क्या, तो आप इसको जलाएंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, काला पदार्थ। यह कार्बन की उपस्थिति को दर्शाता है। और इससे हमें ये समझ आता है कि ये सारी चीज़ें हमें मोस्टली पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त हुए हैं। तो पहले लोग ऐसा मानते थे कि इनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति, वाइटल फोर्स आवश्यक थी, और यह लैबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। इस सिद्धांत को 1828 में फ्रेडरिक होलर नाम के वैज्ञानिक ने असत्य प्रमाणित किया। तो आप लोग इस वैज्ञानिक का नाम ज़रूर याद रखेंगे। 1828 में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इससे क्या हुआ कि होलर ने जो लैबोरेटरी वर्क किया उससे एक नई केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ब्रांच का उदय हुआ। तो यह हम देखेंगे कि क्या किया गया था। तो ये है अमोनियम साइनेट, NH4, यह पॉजिटिव रेडिकल है, और CaNO निगेटिव रेडिकल है। इनका चेंजेस इन्होंने लैबोरेटरी में इसे कन्वर्ट किया यूरिया में, NH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड O। यह आप देख रहे हैं कि ये कार्बन यहाँ मुख्य अवयव हो गया, और इसके जो 4 वैलेंसी है, जैसा आप लोग को मालूम भी है, उस पर ये सुसज्जित हो गए। तो ये कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो गया है। ये अकार्बनिक पदार्थ था अमोनियम साइनेट, और इसके समयावयीकरण अभिक्रिया इसे कहते हैं, इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ बन गया है। और हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी एटम न डाला गया है न इसमें बाहर हुआ है, बस इन एटम्स का पुनर्योजन कहते हैं या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स कहते हैं, जिसके द्वारा यह नया पदार्थ, नया यौगिक का उदय हुआ है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ N है और यहाँ N है, तो यहाँ भी एक N और एक N। यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। इस तरह से आपने देखा कि इसमें कोई भी एटम का एडिशन या ये निष्कासन नहीं हुआ है, बल्कि ये बस पुनर्योजित होकर स्ट्रक्चर पर ये चेंज हो गए और कार्बन मुख्य अवयव हो गया, और जिससे कि यह कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उदय हो गया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोग जब सीखेंगे अच्छे से तो आप सीखेंगे कि 3 तरह के फार्मूला होते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर पर बहुत डिपेंड करेंगे, और स्ट्रक्चर के बदल जाने से
यौगिक बदल जाता है, ये सारी बातें हम लोग इसमें सीखने जा रहे हैं। तो रिज़ल्ट क्या निकला है कि कार्बन एक सबसे ज़्यादा मिलने वाला पदार्थ है, जबकि यह भूपर्पटी में पेट्रोलियम है, खनिज है वो, और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट इन सब के रूप में मात्र 0.02% ही मिलता है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यह 0.03% ही है। फिर भी यह संश्लेषित होकर इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग यौगिक बनाते हैं, यही बात हमें सीखना होगा। तो ये प्रकृति में बहुत ही अल्प मात्रा में उपस्थित होते हुए भी लगभग 10 मिलियन तक इनके यौगिक विद्यमान हैं। तो अब हमारा पॉइंट्स क्या आएगा कि क्यों विद्यमान है। तो चूँकि कार्बन एक सहसंयोजी बंधन बनाने वाला तत्व है, इसकी 4 वैलेंसी होती है और ये हम लोग अभी सीखेंगे। तो इनको बनाने वाले जो यौगिक हैं, सहसंयोजी बंधन बनाने वाले यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही कम होता है, और यह यौगिक बनाने के जो बड़े गुण हैं, जिसे हम कहते हैं श्रृंखलन, कैटिनेशन, यानी ये 4 वैलेंसी का उपयोग करके बहुत बड़ी संख्या में यह यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट बात आपने सीखा, सहसंयोजी बंधन, और सहसंयोजी बंधन आयनिक बंधन से भिन्न है। इसमें प्रबल आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, ये आयंस नहीं दे सकते, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, और 4 वैलेंसी के कारण ये बहुत बड़ी संख्या में श्रृंखलन करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ मैंने एक आपके लिए टेबल बनाया है, इसमें आप देखें एसिटिक अम्ल CH3COOH, इनका गलनांक 290 है और क्वथनांक 391 है। दूसरा है क्लोरोफॉर्म CHCl3, इनका गलनांक 209 है और केल्विन में है, याद रहे कि ये केल्विन तापमान है, और क्वथनांक 334 है। एथेनॉल है C2H5OH, इनका गलनांक 156 और क्वथनांक 351। मीथेन CH4, इनका 90 और 111। तो आपको मेटल चैप्टर में आपको याद होगा कि वहाँ हम लोगों ने गलनांक और क्वथनांक उच्च देखा था। अब हम लोग आगे यह सहसंयोजी बंधन किस तरह से बनते हैं इसके बारे में जानेंगे।